सोलर सिस्टम, सौर मंडल आपने बहुत देखा है बचपन से लेकर के आज तक, बहुत पढ़ा भी है इसको। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में। तो सौर मंडल में हमने किस किस चीज़ को पढ़ लिया था। सन, सूर्य भगवान को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अभी हम लोग आते हैं इनके प्लैनेट्स पे। आज प्लैनेट्स पढ़ना है। इधर 4 इधर 4, टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं और बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट्स होता है। ये जो पत्थर टाइप का जो दिखते हैं, मिट्टी टाइप का रहता है, कुछ देख लीजिएगा, इस तरह का सूरज रहता है। ये आपके 2 पार्ट में आपके प्लैनेट्स को बांटता है, 4 इधर 4 इधर। रिसेंट रिसर्च के अनुसार, रिसेंट नासा के अकॉर्डिंग, नासा तो आप जानते ही होंगे कौन है नासा। नासा का जो फुल फॉर्म होता है, लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1958 में इसका बनाया गया था और ये जो है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। हमारे इंडिया में इसरो है। तो ये एक तरह का साइंटिफिक चीज़ है, साइंटिफिक सेंटर्स है जहाँ पर रिसर्च वगैरह होती है। अकॉर्डिंग टू नासा हमारे सौरमंडल, सोलर सिस्टम में टोटल 8 ही प्लैनेट्स थे, लेकिन एक नया प्लैनेट्स आया है जिसका नाम है कर्ला, ठीक है। बुक में भी दिया गया है, बुक जिनके पास है बुक खोल कर बैठेंगे जब भी वीडियो देख रहे हैं। तो कर्ला एक नया, तो नोवा प्लैनेट आया है। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये अपना नोवा प्लैनेट है। फिलहाल हम लोग 8 ही प्लैनेट याद रखते हैं। इसको माना गया है, नासा की तरफ से कहा गया है, लेकिन आपको याद रखना है टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। नोवा प्लैनेट अगर पूछा जाए एग्जाम में आएगा, नासा द्वारा नोवा प्लैनेट कौन सा बताया गया है, तो इसका नाम कर्ला जो है याद रखिएगा। 2 चीज़ें मैं पूछूंगा आपसे, आपको पता होगा। सौरमंडल, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, आप ये बता दो बस। पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस करा था और आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको तो बहुत बार इसको पढ़ाया गया, तो याद होना चाहिए। तो जितने लड़कों ने बोला है सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। अब अगला पॉइंट ये है कि प्लैनेट्स जो हैं टोटल 8 हैं। 8 प्लैनेट को क्लासिफाई किया गया है 2 मेजर सब ग्रुप में, मतलब इसका डिवाइड किया गया है। इसको अलग नाम दिया गया है, इसको अलग नाम दिया गया है। इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं और इधर वाले जो प्लैनेट्स है इसका क्लासिफिकेशन किया गया गैसियस प्लैनेट्स के तौर पे। गैसियस प्लैनेट्स या आपके बुक में जोवियन प्लैनेट भी दिया गया है, तो गैसियस जोवियन एक ही होता है, ठीक है। तो इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड, और यहाँ पर रॉक पाया जाता है, लैंड्स पाए जाते हैं। जैसे कि अर्थ ले लो, अर्थ पे हम लोग चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, और अर्थ के सिमिलर ही बाकी मरकरी, मार्स ये सब है, ठीक है। तो आप लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नाम याद रखिएगा, कौन कौन सा है। ये चारों का नाम आपको तो पता होना चाहिए। पहला है मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये सारों का नाम जो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आते हैं। गैसियस प्लैनेट्स जो बच गया ये सब गैसियस प्लैनेट्स है, मतलब ये पूरा गैस का गोला है, पूरा गैस का गोला है। यहाँ पर रॉक नाम की कोई ना चीज़ है, ना यहाँ पर ज़मीन है, टेरेस्ट्रियल नहीं है, नॉन टेरेस्ट्रियल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। गैसियस प्लैनेट्स है, गैस जियांट इसको बोलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये आपके प्लैनेट्स हैं। आपके बुक में भी सोलर सिस्टम दिए गए हैं, आप ध्यान से उसको देखेंगे। अब आपसे एग्जाम में एक चीज़ पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार कौन प्लैनेट सबसे पहले आता है। तो सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार ये फर्स्ट आता है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है डिसेंडिंग ऑर्डर से तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर से तीसरे नंबर पे ये आएगा। अगर आपसे पूछा जाए असेंडिंग ऑर्डर से तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर से तीसरे नंबर पे हमारा अर्थ प्लैनेट्स आता है। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों आपको याद होने चाहिए। अगर अभी हम आपसे क्वेश्चन करें डिसेंडिंग ऑर्डर से हमारे 5वें नंबर पे कौन प्लैनेट आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये जो आप देख रहे हैं मार्स, जो आप देख रहे हैं वो आप 5वें नंबर पर हो जाएगा। इस तरीके से याद रख लीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग से स्मॉल,
आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा बिग कौन है, सबसे छोटा कौन है, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा आपका जुपिटर है, उससे छोटा फिर ये आपका सैटर्न है, यूरेनस। बाकी वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग चलते चल जाइएगा। इस तरीके से ऑर्डर में आपको याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्वेश्चन टफ बनाना रहे तो। बाकी आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया, इनको गैसियस कहते हैं, इसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। तो ये इनका क्लासिफिकेशन आपने समझ लिया, 2 ग्रुप है। इनका एक और क्लासिफिकेशन है, ये तो हो गया इनके रॉक प्रेजेंट होने के बेसिस पे या फिर टेरेस्ट्रियल नॉन टेरेस्ट्रियल के बेसिस पे। एक गैसियस है, एक टेरेस्ट्रियल है। इनका एक और तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है जिसको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं एंड आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं। तो अगेन ये जो चारों हैं इनर प्लैनेट्स हैं, मतलब अंदर वाले। इनर मतलब होता है अंदर, नज़दीक। आउटर मतलब होता है बाहर, दूर। तो ये बाहर वाले प्लैनेट, ये चारों जो हैं बाहर वाले प्लैनेट हैं। तो ये इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स कौन है, याद रहेगा। तो अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं, इनर प्लैनेट्स सन के नज़दीक होता है कि सन से दूर होता है, तो आप बोलेंगे इनर प्लैनेट सन से नियर होता है, नियरर टू सन। अगर मैं बोलूं आउटर प्लैनेट सन से नज़दीक होता है या दूर होता है, तो बोलेंगे ये दूर होता है, फार फ्रॉम सन। ओके, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ों को हम लोग बुक में देख लेते हैं। यहाँ पर प्लैनेट का पिक्चर दिमाग में बैठा लो, हम लोग अभी बुक पे जाने वाले हैं। तो बुक में कुछ खास चीज़ें नहीं दी गई है, मैंने आपको सारा जो समझाया वही सारी चीज़ें हैं। प्लैनेट्स क्या होता है, these are the opaque bodies which continuously revolving around the sun and lighted by the sun। कहने का मतलब ये opaque bodies है जो रिवॉल्व कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है, और इनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। इनको लाइट देने वाले सूर्य भगवान, सन से ये लाइट लेते हैं। वही वाली पॉइंट यहाँ पे है, लाइटेड बाई द सन, मतलब सन इसको लाइट देता है। टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, आपको पता है। नया नया जो अभी नासा के द्वारा लाया गया कार्ला, ये मैंने बताया ही आपको। मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों पढ़ लेना है। मैंने ये भी बता दिया सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह प्लैनेट्स कौन सा है। क्लासिफिकेशन भी मैंने बता दिया आपको, जैसे कि देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड गैसियस प्लैनेट्स, 2 तरह के हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। गैसियस प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, मैंने ये अभी बताया आपको। मैंने फिर आपको बताया कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होंगे। शुरुआत के 4 वाले टेरेस्ट्रियल होंगे, बाद के 4 वाले, पीछे वाले कौन होंगे, गैसियस होंगे। वही सभी नाम दिया गया है, ये पीछे वाला सब है, यूरेनस सैटर्न नेपच्यून सब। फिर मैंने आपको बताया प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 फ्लोइंग ग्रुप्स, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स भी वही सेम, शुरुआत के 4 जो हैं इनर प्लैनेट्स में आएंगे। जैसे कि देखो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये शुरुआत के 4 हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट्स के ठीक इधर है। और बाद के 4 जो आएंगे पिछुआ वाला, वो होगा आउटर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, कार्ला भी जोड़ सकते हो जो नासा के द्वारा अभी भी खोज हुआ है। तो ये सभी आउटर प्लैनेट्स के हिस्सा हैं। फिर आपको ये भी मैंने बताया सन के जो नज़दीक होगा उसी को इनर प्लैनेट्स कहेंगे। तो इनर प्लैनेट सन के नज़दीक होता है और ये आउटर प्लैनेट सन से दूर होता है, अवे फ्रॉम द सन। इनर प्लैनेट्स जो हैं शुरुआत के 4 वो मेटालिक मटेरियल से मिलके बने हैं, लेकिन जो बाद के 4 है वो हॉट गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम से मिलके बने हैं। उसके बाद दे मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। देखिए ये जो हैं ज़्यादा तेजी से घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे, सूर्य का चक्कर लगाएंगे। जो इनर प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा तेजी से चलते हैं, आउटर प्लैनेट्स धीरे धीरे चलता है। मतलब इनर प्लैनेट्स के मुकाबले ये पिछुआ जाता है। और जब ये तेजी से चलेगा इनर प्लैनेट, तो इसको तुरंत रिवोल्यूशन करेगा, तुरंत रिवोल्यूशन करेगा। आप ही देखो ना यार, अब कोई चीज़ भी जल्दी जल्दी कर रहा है, फास्ट है, तो ये आउटर प्लैनेट रेस लगाया, अभी वही रेस का स्लो आदमी है, तो वही रेस को ये 10 घंटा में 1 बार दौड़ेगा, ये वही रेस को 10 घंटा में 10 बार दौड़ लेगा, तो ये फास्ट है। तो इसका रेवोल्यूशन का जो पीरियड होता है वो भी शॉर्ट होता है और इसका रेवोल्यूशन का पीरियड लंबा होता है। ये लेजी इंसान क्योंकि स्लोली घूमता है। ये भी डिफरेंस याद रखना है।
और इनर प्लैनेट्स को रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट, इनके पास थिन रॉकी, थिन मतलब पतला रॉकी क्रस्ट होता है। यहाँ पर ये गैसियस है तो गैसियस बॉडीज इसकी होगी। दे हैव मेंटल रिच आयरन एंड मैग्नीशियम, इसके मेंटल में आयरन एंड मैग्नीशियम पाई जाती है और इसमें गैस, ये खाली गैस गैस वाला है। आउटर प्लैनेट सभी गैसियस जिएंट है तो गैस गैस खाली मिलेगा आपको। फिर ये देखते हैं, दे हैव अ कोर ऑफ मोल्टेन मेटल्स, यहाँ पर कोर जो होता है मोल्टेन मेटल्स का इनका होता है। दे हैव रिंग सिस्टम अराउंड देम, आप जब देखेंगे, आप देखिए ये जो बाद के 4 वाले हैं ना आउटर प्लैनेट्स, इनके अगल बगल देखेंगे तो क्या पाएंगे, चक्री घूम रहा है ना, इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी। वही वाली बात यहाँ पर वही है कि आउटर प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोर ऑफ मोल्टेन मेटल्स में, हमारे जो अर्थ है वो कोर इनका जो होता है मोल्टेन मेटल्स का बनता है, तो हम लोग में रिंग नहीं पाया जाता है। दे हैव थिन एटमोसफेयर, इनके पास नहीं होती है, एटमोसफेयर नहीं होती है, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दे हैव वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स, मून्स और नो सैटेलाइट्स। देखिए एक चीज़ में आउटर प्लैनेट्स अव्वल आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज आ जाता है। इनके पास मून तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इनर प्लैनेट्स के पास बहुत ही फ्यू, बहुत ही कम मून्स होते हैं, जैसे कि हमारा चंदा मामा, ठीक है। मून्स को ही सैटेलाइट कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। तो इनर प्लैनेट्स में मून कम होता है आउटर प्लैनेट्स के मुकाबले। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स, तो ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे में अब देखते हैं सब नोटेबल फैक्ट्स अबाउट वेरियस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स जितनी भी हमने पढ़ी है, जितनी भी प्लैनेट्स हमने देखी है, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। हमारे सौरमंडल का पहला प्लैनेट, पहला ग्रह कौन सा है, बोलेंगे मरकरी है, और ये हमारे प्लैनेट का सबसे छोटा ग्रह है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या पॉइंट्स दी गई है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सन, सही बात है। मरकरी हमारे सौरमंडल का सन से सबसे नज़दीक प्लैनेट है, सटुआ एकदम सट्टल है उसके साथ, सन के साथ। अब सन के ये नज़दीक रहेगा, सबसे ज़्यादा नज़दीक मरकरी रहेगा, तो हॉट तो होना ही है। तो ये हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट भी है। तो इनसे 3 पॉइंट आपको मेन याद रखने हैं। सन से सबसे नज़दीक रहता है मरकरी, सबसे छोटा प्लैनेट है, एंड थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखने हैं कि सबसे हॉट प्लैनेट भी है, क्योंकि प्लैनेट हैज़ नो वाटर ऑन इट, इसके मरकरी के पास कोई वाटर नहीं होती है। मरकरी प्लैनेट हैज़ नो गैसेस लाइक CO2, N2, S2, O2 विच कैन एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मरकरी के पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी गैसेस नहीं है। इसी कारण मरकरी पे लाइफ, जीवन, मरकरी पे जाके कोई इंसान नहीं रह सकता, या फिर मरकरी पे रहना ही इम्पॉसिबल है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ मतलब कहने का मतलब वहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ पॉसिबल होने के लिए ये सभी गैसेस किसी भी प्लैनेट्स पे होनी चाहिए, जो कि हमारे अर्थ पे है, तभी हम लोग जी पा रहे हैं ये सभी गैसेस। मरकरी प्लैनेट्स हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन लेयर। हमारे अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं, जो कि सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज आती है, उससे अर्थ में रहने वाले जितने भी जीव हैं, छोटी सी चींटी लेकर के, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी ओजोन लेयर है, तभी आप बच पा रहे हैं। अगर सन का लाइट डायरेक्टली, अगर ओजोन लेयर नहीं होता, डायरेक्टली अर्थ पे आता और आपको छू लेता उसका सूरज का किरण, UV रेज, आपको कैंसर हो जाता, स्किन कैंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो जाती। तो ओजोन लेयर एक वरदान है हम लोग के लिए, ठीक है। आपको पढ़ाया भी जाता होगा, इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट आप जब पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर दिन पर दिन कमते जा रहा है, ह्यूमन खतरे में आ रहा है, तो वो आगे देखेंगे, आपको पढ़ना है। तो वही वाली बात यहाँ पर भी लिखी है, मरकरी के पास ओजोन लेयर नहीं होता है, और ओजोन लेयर इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर अगर लाइफ मान ली जाए एक समय के लिए,
यहाँ पर कुछ आदमी रहने लग गए। अब ओजोन लेयर इसके ऊपर नहीं है, मरकरी के ऊपर। अब सीधा ये सबसे नज़दीक है सन के, सीधा यूवी रेज सन वाला इसमें जाएगा, घुस जाएगा, यहाँ के आदमी को मार के मतलब मार देगा। यूवी रेज बहुत खतरनाक रेज होता है। अब आगे देखते हैं वेनस। वेनस जो है सेकेंड प्लैनेट है मरकरी के बाद, तो सन से थोड़ा सा दूर है लेकिन ये भी करीब ही माना जाएगा। वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दिस प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू अर्थ। अर्थ के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन कौन से है? तो आप बोलिएगा वेनस एंड मार्स। बीच में अर्थ है, वेनस मार्स अगल बगल में है। तो अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट पूछा जाए एग्जाम में तो बताइए, वेनस को टिक मारिएगा। एंड ऑल्सो इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। हमारे पूरे अर्थ का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला प्लैनेट, इसीलिए हम इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार क्यों कहते हैं। क्योंकि ये इतना ब्राइट है कि इसको मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी देखा जा सकता है, चमकते रहता है, भभकते रहता है। वेनस इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर, हेंस नोन एज वेल्ड प्लैनेट। देखिए वेनस में एक खास बात है, वेनस के सराउंडिंग, ये वेनस है, इसके सराउंडिंग में एक थिक मतलब होता है मोटा, क्लाउड कवर प्रेजेंट होता है। एक क्लाउड मतलब क्लाउड तो समझते ही बादल वाला, तो ये जो है इसके चारों तरफ एक थिक क्लाउड कवर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस प्लैनेट को एक स्पेशल नाम दिया गया है। और ये थिक क्लाउड कवर सिर्फ इसी में पाया जाता है, यूनिक फीचर है इसका, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है वेल्ड प्लैनेट्स। वेल्ड प्लैनेट्स, वेल्स मीन्स अनक्लियर कवर, ठीक है। वेल्ड का मतलब होता है, मीनिंग दिया गया है यहाँ पे इसका, तो इसको वेल्ड प्लैनेट क्यों कहते हैं? आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा, बताइएगा। एक क्लाउड, थिक क्लाउड कवर प्रेजेंट है इसके चारों तरफ, इसीलिए इसको हम वेल्ड प्लैनेट कहते हैं। Venus is like Earth in size and mass and hence also called as the Earth's twin. It is also rotate clockwise like Uranus. देखिए वेनस की एक और ख़ास बात है, वेनस को अर्थ, हमारे पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, अर्थ ट्विन, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग जितना अर्थ का साइज है, मान लीजिए ये अर्थ है तो सेम टू सेम इतना ही साइज का वेनस भी है, तो साइज में भी सेम है। मास की बात की जाए, वजन की, तो अर्थ का भी सेम है, वेनस का भी सेम है, तो बोल सकते हैं जुड़वा है। अर्थ का जुड़वा कौन है? वेनस है, ठीक है। और अर्थ चक्कर कैसे लगाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है यूरेनस की तरह, यूरेनस भी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। अब आता है वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मरकरी। देखिए मरकरी से भी हॉट ये है। मरकरी एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट इसलिए था क्योंकि ये सन के नज़दीक था, तो ये हॉट होना था। अब पूछा जाए आपसे कि पूरे सौर मंडल, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप लोग क्या बताइएगा? बोलिएगा वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इवन मोर देन मरकरी, इवन हॉटर देन, हर मरकरी से भी ज़्यादा इसका हॉटनेस है, इतना ज़्यादा गर्म है ये। और यहाँ पर आपको रीज़न भी बताया गया कि ये हॉट क्यों है। ये जो इसके ऊपर जो कवर लगाया गया था क्लाउड वाला, उसी के कारण ये हॉट बनता है। देखिए लिखा है वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इवन हॉटर देन मरकरी इन आवर सोलर सिस्टम ड्यू टू वेल्स ऑफ क्लाउड। उसी के कारण ये ज़्यादा गर्म हो गया। वेनस हैज़ नो वाटर ऑन इट, इसमें भी वाटर नहीं है, मरकरी में भी वाटर नहीं था। दो जो शुरुआत के दो प्लैनेट में वाटर है ही नहीं। देयर इज नो सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन द वेनस, इसी के कारण ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट पॉसिबल ही नहीं है। जीवन कैसे रहेगा बिना ऑक्सीजन के? कोई आदमी कैसे जी सकता है, या फिर कोई जीव भी? तो हमने दो प्लैनेट्स को कर लिया, मरकरी, वेनस, ठीक है। अब आते हैं अर्थ। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है। हम लोग, आप लोग, सारे लोग अर्थ पे ही रह रहे हैं। अर्थ इज द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट्स। याद करिए हमने प्लैनेट्स को, जो 8 प्लैनेट्स साथ, उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट में 4 प्लैनेट्स आते हैं, मरकरी,
वेनस, अर्थ, मार्स, जिसमें इनर प्लैनेट में अर्थ इन चारों में से सबसे बड़ा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है अर्थ इज द लार्जेस्ट प्लैनेट्स ऑफ इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स चारों में सबसे बड़ा ये है। द अर्थ इज 23/1/2 डिग्री टिल्टेड ऑन द एक्सिस एंड दस मेक्स एन एंगल। अब आप इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। बस यहाँ ध्यान दीजिए, अर्थ जो है सीधा नहीं घूम रहा है, टिल्टेड है। देखिए ये हमारा सन है बीचों बीच, ये अर्थ एक प्लैनेट है और प्लैनेट क्या करता है, सन का चक्कर लगाता है, तो अर्थ चक्कर लगा रहा है। अब अर्थ को आप गौर से देखेंगे तो ये झुका हुआ है, बेंड है, और ये जो आप लाइन देख रहे होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये इसका एक्सिस है, और ये एक्सिस में भी घूम रहा है। अर्थ जो है ये मान लीजिए एक्सिस है, तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ये चक्कर भी इधर इधर लगा रहा है। तो ये दो तरीके से घूम रहा है, ये एक्सिस में भी घूम रहा है और ये चक्कर भी लगा रहा है। ऐसे घूमते 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 इधर पहुंचेगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर पहुंचा, फिर ऐसे ही अपने में भी घूम रहा है और इधर घूमते 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 यहाँ पर पहुंचा, फिर अपने में भी घूम रहा है, फिर इधर इधर धीरे 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 इधर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी बढ़ रहा है। तो ये चक्कर दो तरीके से लगा रहा है अर्थ, ठीक है। इसका एक्सिस यहाँ पर है और ये तो पाथ है, इलिप्टिकल पाथ जिसको बोलते हैं। अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और खुद में जो चक्कर लगाता है वो अपने एक्सिस पे लगाता है। तो अर्थ ऐसे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे जो आप दिन रात देख पा रहे हैं वो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। डे नाइट जो आपका होता है ये 23 डिग्री जो झुका हुआ है उसी के कारण हो पा रहा है। कहीं कहीं आपने सुना होगा बाहर विदेश में रात है तो इंडिया में दिन है। इंडिया में रात के 12 बज रहा है, उधर विदेश में अभी मॉर्निंग हो रहा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, अर्थ इसीलिए झुका हुआ है जिससे कई जगह पे लाइट पहुंच पाता है, कई जगह पे लाइट नहीं पहुंच पाता है, कई जगह पे दिन रहता है, कई जगह पे रात रहता है। इसी के कारण होता है। हम लोग अर्थ को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा पूरा ज्योग्राफी, हमारा इंडिया, सभी कॉन्टिनेंट अर्थ में ही तो है। फिलहाल हम लोग बस जो पढ़ रहे हैं वो सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अर्थ पे तो ही आपका पूरा ज्योग्राफी है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम फिलहाल ख़त्म करते हैं। देन अगला जो लाइन आपको दिया गया है, इट टेक्स 23 लगभग 24 घंटा, 23 घंटा 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड, लगभग आप इसमें लगभग 3.56 मिनट मिला देंगे ना, ये 24 घंटा हो जाएगा। तो हमारा जो दिन होता है कितने घंटा का होता है, आप लोग बस इतना बताइए। 24 घंटा मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 24 घंटा में हमारा अर्थ एक चक्कर लगा लेता है अपने एक्सिस पे, सिर्फ अपने एक्सिस पे। और यही 24 घंटा में हम लोग गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट देख लेते हैं। जब गुड नाइट होगा तो सन के अपोजिट चला जाएगा अपना अर्थ, और वहाँ पे इसका सन का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, एक ही साइड में पहुँच पाएगा। जब गुड मॉर्निंग होगा तो सन के एकदम फेस टू फेस आ जाएगा अर्थ, तो गुड मॉर्निंग हो जाएगा। तो मैंने बताया बहुत सारे देश में जब गुड मॉर्निंग होता है तो इंडिया में गुड नाइट होता है, बस यही कारण है, ठीक है। क्योंकि झुका हुआ है, टिल्टेड है 23.5 डिग्री, ये जो अपना अर्थ टिल्टेड है, इसी के कारण ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो 23.5 डिग्री टिल्टेड है वो एंगल बनाता है 66.5 डिग्री का। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैथ आपने पढ़ा होगा, मैथ में अगर ये 23 डिग्री ये झुका हुआ है हमारा अर्थ, ये हमारा एक्सिस हुआ, ये अर्थ बना देते हैं, तो ये इसका एंगल हुआ 23.5 डिग्री। अगर इधर 23 डिग्री हो जाएगा तो इधर वाला 66.5 डिग्री होगा, आप दोनों को जोड़ लेना 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से है। उसके बाद दिया गया इट टेक्स 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन का एक चक्कर इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है, अभी एक्सिस पे बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सिस पे चक्कर लगाने के लिए मात्र ये 24 घंटा लेता है, 23 घंटा 56 मिनट कुछ करके। लेकिन अभी मैं बोलूँगा सन का चक्कर लगाने के लिए कितना दिन लेता है,
तो आपका साल कितने दिन का होता है? 365 दिन का। ठीक है, तो ये 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट ये सन का चक्कर लगाने के लिए हमारा अर्थ प्लैनेट लेता है। अर्थ इज नोन एज वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट। अर्थ को वाटरी प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। दूसरा नाम है ब्लू प्लैनेट, इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बाहर से जब देखेंगे अर्थ में तो पानी ही पानी, समुंदर ही समुंदर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ढेर सारा के ओशियन, अरेबियन सी, पानी बहुत दिखता है, तो ब्लू ब्लू दिखता है, इसलिए ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं और वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अर्थ इज द ओनली नॉन प्लैनेट विच प्रोवाइडिंग द सस्टेनेंस और लाइफ ऑन इट। मतलब अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसपे इंसान या कोई लिविंग बींग रह सकता है, लाइफ पॉसिबल है। इट हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। सभी तरह के गैसेस अर्थ पे मौजूद हैं जो कि हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और मेन बात, अर्थ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर नहीं लिखा गया लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, अर्थ में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, इसीलिए सन का यूवी रेज हम लोग पे नहीं आ रहा है, अर्थ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होके वापस चला जा रहा है। अगर डायरेक्टली आता, ओजोन लेयर नहीं रहता, तो हम लोग को बहुत तरह की बीमारी होती है और मर जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट पे। तो हमने अर्थ भी ख़त्म कर लिया, अब आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट आपका होगा अर्थ के बाद आपका आता है मार्स। लेकिन यहाँ पर मून दिया गया है, ये एक सैटेलाइट है ना कि प्लैनेट, तो हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्लैनेट्स को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्लैनेट्स को ख़त्म करने के बाद सभी टॉपिक्स करेंगे, चंद्रयान-1, लूनर टेट्राइड क्या है। नेक्स्ट जो प्लैनेट है उसको हम लोग बोलते हैं मार्स। ये अर्थ के जस्ट बाद है, सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे अर्थ का, सेकेंड पड़ोसी बोल सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ जाते हैं। यह जो प्लैनेट्स है ये आयरन रिच है। मार्स पे आयरन बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है और देखेंगे तो इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों लाल ग्रह कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रेड सॉइल आयरन रिच पाया जाता है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है इस ग्रह पे, रेड सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पिंकी स्काई भी इस पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देन इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं सबको आपको पता होगा। फोएब्स एंड डिमोस आर द टू सैटेलाइट ऑफ मार्स। कहने का मतलब जैसे हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट चंदा मामा है, मून, उसी प्रकार से मार्स का जो सैटेलाइट है, दो सैटेलाइट इसके पास हैं जिसको डिमोस एंड फोयूविस सैटेलाइट कहते हैं। देन अगला जो है जुपिटर। ये हम लोग जुपिटर जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग का जो आउटर प्लैनेट्स है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी गैसियस प्लैनेट अब स्टार्ट होने जा रहा है, दूसरा टाइप। तो जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज द विंटर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ की जो तापमान होता है, एवरेज तापमान देखा जाए उस प्लैनेट का, जुपिटर का, तो वो 148 डिग्री से भी ज़्यादा ठंडा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर प्लैनेट। इतना ज़्यादा तापमान इसका टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर इज वेरी लो। उसके बाद गैनमेड इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। देखिए जैसे हम लोग का अर्थ का मून है तो इसका भी अपना एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमीड। इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑन द सोलर सिस्टम। अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम तो आप क्या बोलेंगे? गैनीमीड। तो ये जो है हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। उसके बाद अगला जो है सैटर्न। सैटर्न आता है जुपिटर के बाद। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट। जुपिटर के बाद यही सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे अर्थ का, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। सैटर्न इज द ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग। सैटर्न के चारों ओर आप देखेंगे रिंग बना हुआ होता है। सैटर्न के चारों ओर क्या बना हुआ होता है? रिंग, चक्री जैसा घूमते रहता है।
तो वही वाली बात लिखी गई है। ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग इसके चारों ओर रहती है, बीच इज मेड अप ऑफ आइस, जो कि बर्फ से बना हुआ होता है। ये जो चारों तरफ चक्री रहता है वो बर्फ से मिलके बना हुआ होता है, आइस से मिलकर बना हुआ होता है उसका चक्री। और चक्री जो आइस से मिलकर बना हुआ होता है वो डस्ट पार्टिकल से कवर्ड होता है। आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल, समझ गए? डस्ट से कवर्ड होता है उसका आइस पार्टिकल। बीच रिवॉल्व्स, और वो चक्कर लगाता है। टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। सैटर्न में बहुत ज़्यादा सैटेलाइट हैं, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा सैटेलाइट हैं। अब इनके सभी सैटेलाइटों में सबसे बड़ा बेटा कौन है? टाइटन है। मतलब सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है? टाइटन है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए पूरे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, तो इनका नाम बताइएगा, गैनीमेड, ठीक है, द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। एंड टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न ओनली। सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ना कि पूरे सोलर सिस्टम का। यूरेनस पे आते हैं। यूरेनस इज अबाउट 4 टाइम्स साइज ऑफ द अर्थ। अर्थ से कंपेयर किया जाए यूरेनस का, तो यूरेनस जो है अर्थ से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। दिस प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर। ये इसको यूरेनस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हरा हरा आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस प्रेजेंट है। इस प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा मीथेन गैस प्रेजेंट है, इसलिए हरा हरा दिखता है ये प्लैनेट। यूरेनस को डिस्कवर किया गया था 1781 में बाय सर विलियम हेरिशेल, ठीक है, सर विलियम के द्वारा 1781 में यूरेनस प्लैनेट की खोज करी गई थी। क्वेश्चन बनता है, यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये तो पोजीशन तो आपको याद करने मैंने बोला, याद कर लीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर दोनों आपको याद होने चाहिए। यूरेनस इज द फर्स्ट प्लैनेट हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के माध्यम से पहली बार कोई ऐसा प्लैनेट खोज किया गया था। पहले जितने भी प्लैनेट थे वो टेलीस्कोप से खोज नहीं हुई थी, लेकिन सबसे पहला प्लैनेट जो बताइए जो टेलीस्कोप के माध्यम से खोज की गई है, उस प्लैनेट का नाम है यूरेनस। ओके, यूरेनस इज द 3rd बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे बड़ा है जुपिटर, फिर सैटर्न, 3rd में आता है यूरेनस। अगला जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरेनस है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है। गैसियस प्लैनेट तो है ही, बहुत ज़्यादा ठंडा है, लगभग 190 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है इसके सरफेस पे, ठीक है। और इसके चारों ओर भी चक्री घूमती रहती है, मतलब रिंग्स सराउंडेड बाई 13 रिंग्स, मतलब 13 रिंग घूमता है इसका चारों बगल। 13 रिंग का नाम है, अलग अलग नाम है, जेटा, अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, इप्सन, एनयू, एमयू और बहुत सारे हैं, 654। ये सभी क्या है? नाम है इनके जो चक्री घुमा रहे हैं। ये आपका है, मान ले जाए कौन? यूरेनस। इसके चारों ओर 13 ऐसे ऐसे चक्री घूम रहे हैं, सभी का नाम है वो। ओके, यूरेनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट एक्सिस विच इज अपोजिट टू द अदर प्लैनेट एक्सेप्ट वेनस। वेनस एंड यूरेनस में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है, ईस्ट टू वेस्ट ये मूव करते हैं। इनका मूवमेंट जो है ईस्ट टू वेस्ट है, जो कि अदर जितने भी प्लैनेट हैं सबसे अलग हैं। द एक्सिस ऑफ यूरेनस हैज़ अ लार्ज इंक्लेशन सो दैट अपीयर्स लेइंग डाउन, हैंस इट बियर्स नेम ए प्लैनेट ऑन इट्स साइड्स। देखिए, इनका जो सभी प्लैनेट का अपना एक्सिस होता है, तो यूरेनस का भी अपना एक्सिस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, अर्थ का तो इतना झुका हुआ है ना, इसका बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इंक्लेशन बहुत ज़्यादा है इसका एक्सिस का, बोल सकते हैं इतना बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ए प्लैनेट्स ऑन इट्स साइड, एक ही साइड दिखता है इसका। अब आगे देखते हैं, नेपच्यून अपना लास्ट प्लैनेट है। हमारा सौरमंडल खत्म हो जाएगा, फिर मून पे स्टार्ट करेंगे। नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। द टेम्परेचर सरफेस ऑफ द रिमेन लो। इसका भी टेम्परेचर ठंडा ही रहता है, ये भी एक तरह का गैसियस प्लैनेट है। नेपच्यून इज़ वेरी सिमिलर टू यूरेनस। यूरेनस के बारे में पढ़ा, उसी की तरह नेपच्यून भी होता है, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है, ठीक है, यूरेनस की तरह ही है। इसीलिए हम इसको यूरेनस की तरह होने के कारण इसको बोल सकते हैं ये यूरेनस का जुड़वा है, ट्विन। ट्विन मतलब क्या होता है? जुड़वा। नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स सब जीरो टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर जो होता है जीरो होता है और
नेपच्यून के भी सराउंडिंग में क्या पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि मीथेन का बना हुआ होता है। प्लूटो, बहुत सारे पहले हम लोग के टीचर जो बचपन में थे वो प्लूटो भी हम लोग को पढ़ाते थे एज अ प्लैनेट, लेकिन अभी प्लूटो को जो प्लैनेट की कैटेगरी से उसको हटा दिया गया है। प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट नाउ, मतलब प्लूटो अब प्लैनेट नहीं माना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डिफिनीशन ऑफ प्लैनेट गिवन बाय IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्लैनेट्स का एक नया मतलब बताया गया। उस मतलब में इसका मीनिंग फिट नहीं हो रहा था, इसीलिए उसको हटाया गया। द वर्ल्ड टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेस साइंस एंड रिसर्च, IAU छोटा मोटा कोई चीज़ नहीं है, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है स्पेस साइंस रिसर्च में। लीडिंग एस्ट्रोनॉमर्स पार्टिसिपेटिंग इन IOS मीट प्रेगवे जेज रिपब्लिक ऑन अगस्त 24, 2006 डिक्लेयर दैट प्लूटो वुड नो लॉन्गर रिमेन अ प्लैनेट। तो एक मीटिंग हुई थी बोल सकते हैं, जो प्रेगवे में हुई थी, चेज रिपब्लिक भी इसको बोलते हैं। कब हुई थी? 24 अगस्त 2006 को, और उसी समय इसको हमारे प्लैनेट की कैटेगरी से हटाया गया था उसी दिन। अंडर IAU न्यू गाइडलाइंस, इनका नया नियम निकाला गया। द नंबर ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हैड बीन इश्यू, पहले 9 था अभी 8 हो गया। इनके नए गाइडलाइंस में ऐसा बताया गया। हमारा यहाँ पर फिर ख़त्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं प्लूटो गेट न्यूमेरिकल डिनोमिनेशन। प्लूटो के बारे में समझते हैं कि प्लूटो जो है आखिर इसका ऐसा क्या हुआ, प्लूटो में ऐसा क्या कमी रह गई जिससे इसको घर से बाहर निकाल दिया गया, हमारे प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। क्या इसमें कमी रह गई, उसको समझने से पहले आपको एक लाइन समझा देता हूँ जो कि इजी है। सभी ग्रह की तरह, सभी प्लैनेट की तरह प्लूटो का भी खुद का एक सैटेलाइट था। उस सैटेलाइट का नाम है कैरोन। प्लूटो का सबसे बड़ा सैटेलाइट था, प्लूटो का सबसे बड़ा मून था, ठीक है। निक्सन एंड हाइड्रा आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम एंड विल नॉट बी असाइंड सेपरेटेड एस्ट्रॉयड नंबर्स 13, 43, 40, 1, 2 एंड 3। तो ये सभी इनके सैटेलाइट के ये सभी नाम दिए गए थे। कहा गया है 2006 से पहले प्लूटो जो था हमारा सबसे लास्ट वाला प्लैनेट था, आउटर मोस्ट प्लैनेट था, लेकिन 2006 के बाद ये हटा दिया गया। अब बात करते हैं कि इसको हटाया क्यों गया, इसमें ऐसी क्या कमी रह गई, इसने घर से बाहर निकाला गया इसको बेचारे को। तो देखिए कुछ हुआ यूँ कि जैसे जैसे लोग एडवांस हुए, साइंस एडवांस हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो हम लोग को पता चलने लगा कि हमारे सौर मंडल से बाहर और भी प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट के अलावा 9वां, 10वां, 11वां, 12वां इस तरह के प्लैनेट्स हैं। तो क्या सभी को हम लोग प्लैनेट मान ले, सभी एरे गैरे को हम लोग प्लैनेट मान ले, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, प्लैनेट्स बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया हम लोग रखते हैं। अगर ये क्राइटेरिया, ये नियम सभी उसमें पाई जाती है तो उसको प्लैनेट कहेंगे, नहीं तो उसको प्लैनेट नहीं कहेंगे। तो 3 क्राइटेरिया प्लूटो के सामने रखी गई थी, जिनमें से इन्होंने तो 2 पास कर दिए, लेकिन एक में फेल हो गया, जिसके कारण इसको प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट, बोना प्लैनेट भी कहा जाता है, और प्लैनेट की कैटेगरी से इसको हटा दिया गया है। तो क्राइटेरिया मेन है, अगर तुम्हारे पास है तो तुमको प्लैनेट की दर्जा मिलेगी, नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी। और भी रीजंस है। अपना जो प्लूटो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। इवन जो हमारा उपग्रह होता है मून, उससे छोटा था, और दिन पे दिन, पहले वो बहुत बड़ा था, दिन पे दिन वो श्रिंक होकर छोटा होता जाता था। इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की थोड़ी कमी थी, गुरुत्वाकर्षण, जिसके माध्यम से अपना बॉडी का स्फेरिकल बना के रखता है, वो सारी चीज़ें इसमें कमी थी। तो कमी थी तो भुगतना तो किनको पड़ेगा, इन्हीं को पड़ेगा ना। और इनका जो ऑर्बिट था, कभी कभी क्या करता था, ऑर्बिट इनका, प्लूटो का अपना ऑर्बिट है, अपना रास्ता है, तो उसमें चक्कर लगाए ना, ये कभी कभी नेपच्यून वाला ऑर्बिट में भी घुस जाता था, काट देता था उस ऑर्बिट को। तो ऑर्बिट में भी इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इधर उधर घुस जाता था दूसरे के घर में, मतलब नेपच्यून वाला ऑर्बिट जो है रास्ता, उसमें काट के चला जाता था। तो ये भी प्रॉब्लम थी। और इसके आसपास जो एस्टेरॉयड थी, एस्टेरॉयड्स जितने भी आप देखते होंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसके पास ज़्यादा नहीं थी, तो
ये जो है एस्टेरॉइड वगैरह जितनी भी थी डस्ट पार्टिकल्स, उसको ये नहीं संभाल पा रहा था। तो ये सारे कारणें हैं जो प्लूटो को एक प्लैनेट नहीं बनने देती है। प्लूटो को हम लोग बोना प्लैनेट या ड्रॉफ प्लैनेट कहते हैं। प्लूटो का नाम भी दिया गया साइंटिफिक लैंग्वेज में, प्लूटो का यहाँ पर लिखा होना चाहिए, हाँ 1343 किसके द्वारा रखा गया था, यहाँ पर रखा गया है बाय द माइनर प्लैनेट सेंटर MPC के द्वारा ये रखा गया था नाम। और ये जो सेंटर है ये हमारे एस्टेरॉइड जितने भी हैं सोलर सिस्टम में, जितने भी कॉमेट्स हैं, उसकी डाटा को ये कलेक्ट करते हैं, इनका जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये सारी हुई प्लूटो की कहानी। बाकी आगे में देखिए ये कुछ नोटेबल फैक्ट्स है, सम फैक्ट्स जो कि आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मरकरी का डिस्टेंस सन से कितना दूरी पर है, तो 57.9 इंटू 10⁶ किलोमीटर। देन आगे है ऑर्बिट पीरियड, मतलब सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो मरकरी 88 दिन में लगाता है। रोटेशन पीरियड, ये अपने एक्सिस पे कितने टाइम में घूमता है, तो ये लगभग 59 डेज लगाता है, 58.6 डेज अपने ऑर्बिट पे घूमने के लिए। इसका डायमीटर कितना है मरकरी का, सारी डेटाज हैं, आपको याद करनी है। और याद कैसे होगी, लिख कर। अब अपने कॉपी में इसको 2-4 बार लिखिएगा। देखिए पहले बार लिखिएगा तो आपको देख कर लिखना है, दूसरी बार लिखिएगा तो देख कर लिखना, तीसरे बार भी लिखिएगा तो थोड़ा बहुत देख ही लेना है। लेकिन चौथे, पाँचवें, छठे बार जब लिखिएगा बिना देखे कोशिश करिएगा, देखिएगा आपको याद होगा कि नहीं। इस तरह से याद करिएगा, क्योंकि नंबर्स हैं, याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। ओके, याद कर लेना है ये सारी, कितना सभी ऑर्बिट टाइम, रोटेशन टाइम, डायमीटर, मास कितना है। मरकरी का मास कितना है, तो आप बोलेंगे मरकरी का मास 0.33 10⁻²4 kg है, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने हैं, तो मरकरी में एक भी सैटेलाइट नहीं पाई जाती है। वेनस का भी बिना सैटेलाइट का ये प्लैनेट है। अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट है, मून। मार्स के कितने सैटेलाइट हैं, मार्स के पास 2 सैटेलाइट है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किनके पास है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, ये सबसे बड़ा प्लैनेट जो है जुपिटर, उसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, 67। उसके बाद सेकेंड बड़ा प्लैनेट जो है सैटर्न, उसके पास 62 सैटेलाइट हैं। बाकी सभी के सैटेलाइट लिखे गए हैं, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं आपको बता दूंगा। मेरा टेलीग्राम का भी आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से पूछ लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।